हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्विक रिवीजन। इसी सिंगल वीडियो के अंदर ये हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी कंप्लीटली NCERT से। और साथ के साथ आपको मैं ये भी बताता रहूँगा कि किस लाइन से, किस टॉपिक से, किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा बार जो नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो 1 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 1 भी आ जाते हैं और कभी कभी रेयरली जो वो 3 क्वेश्चन आते हैं, बट मेनली आप ये मान सकते हो कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी कभी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नाम में ही है वही चीज़ें तो हम पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले ग्रोथ पढ़ेंगे, देन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, देन डेवलपमेंट, देन PGR दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम हार्मोन्स भी बोलते हैं, देन फोटो पीरियोडिज्म एंड देन वर्नलाइजेशन। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रो देखते हैं। तो आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले जो चैप्टर नंबर 5 आता है आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, एंड उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 6 आता है एनाटॉमी, वो दोनों चैप्टर आपको इस चैप्टर से पहले पढ़ने होंगे। एनाटॉमी का सबसे ज़्यादा लिंक होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो आपको यहाँ तक ये तो पता है कि जितने भी ट्रीज होते हैं वो कंटिन्यूज जो होते हैं वो हाइट और गिर्थ के अंदर जो वो इंक्रीज होते रहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम डाइकोट की बात करें तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है और मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। ये चीज़ें भी हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ चुके हैं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये भी पता है कि जो लीव्स होती है, फ्लावर होता है या फिर फ्रूट होता है, उसमें जो आपका साइज होता है वो एक लिमिटेड डायमेंशन तक जाता है। उसके बाद में जो है वो ज़्यादा और इंक्रीज नहीं होता है। अगर आप कोई भी एक फ्रूट वगैरह जैसे मैंगो या एप्पल देखोगे तो उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, ना उससे कम या ना उससे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा लीफ भी देखोगे किसी प्लांट की, उन लीफ का भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइज होता है। बट यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया कि जो आपका ट्री होता है ना वो हाइट और गिर्थ में कंटिन्यू इंक्रीज करता रहता है। इसके अलावा जो आपके लीव्स, फ्लावर, फ्रूट होते हैं वो क्या करते हैं, अपीयर होते हैं और बाद में पीरियोडिकली फॉल भी होते रहते हैं, यानी नीचे गिरते रहते हैं कुछ टाइम के बाद में। अब ऐसा होता क्यों है, तो देखिए सिंपल ये समझिए, जितने भी प्लांट ऑर्गन होते हैं वो वैरायटी ऑफ टिश्यू से बनते हैं, यानी अलग अलग टाइप के टिश्यू से बनते हैं, चाहे वो सेल्स हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, और फिर उसके साथ में जो वो एक साथ मिलकर कुछ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जितने भी जो सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर वो सारे एक ही स्टार्ट से होते हैं, यानी जाइगोट से स्टार्ट होते हैं। तो अब आपके मन में ये आएगा कि जब जो एक प्लांट है वो एक ही सेल से स्टार्ट हुआ और उसी से सब बने हैं, तो फिर ये अलग अलग क्या है, रूट, स्टेम, लीफ, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन होना। क्लियर है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आता है कि व्हाट इज डेवलपमेंट। तो देखिए डेवलपमेंट के अंदर 2 प्रोसेस आते हैं, एक आपका आता है ग्रोथ एंड एक आता है डिफरेंशिएशन। जो मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ तो कंटिन्यू हो रही है, प्लांट की कंटिन्यू चलती रहती है, बट जो आपके लीफ बनते हैं, स्टेम बनते हैं, रूट बनते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं, डिफरेंशिएशन की वजह से बनते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत ही एसेंशियल होता है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है, अगर एक मेच्योर प्लांट देखें तो वह कैसे स्टार्ट होता है, एक जाइगोट से ही स्टार्ट होता है, और वहाँ पर बहुत सारे हाईली ऑर्डर सक्सेशन ऑफ इवेंट्स चलते हैं, मतलब बहुत सारे इवेंट होते हैं, बट वो एक के बाद चलते रहते हैं, तब जाकर जो है एक कंप्लीट मेच्योर प्लांट जो है वो बनता है, और वहाँ पर आपको रूट, स्टेम, लीफ वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप की बात करें तो वो है आपका सीड जर्मिनेशन। अगर सीड ही जर्मिनेट ही नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा है कि वहाँ पे कोई प्लांट बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि वो सीड जो हम लेके आए हैं वो जर्मिनेट करना चाहिए। और वो जर्मिनेट कब करेगा, जब वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होगी, तभी जो है वो आपका सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा। अगर वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। एब्सेंस ऑफ सब फेवरेबल कंडीशन पे सीड जर्मिनेट नहीं करेगा और सीड का सीड पड़ा रहेगा, तो फिर वो प्लांट ही नहीं बनेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि कौन से फैक्टर हो सकते हैं। देखिए इन दिस चैप्टर यू विल ऑल्सो स्टडी द सम ऑफ द फैक्टर विच गवर्न एंड कंट्रोल दिस डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कुछ ऐसे फैक्टर भी हो सकते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस को गवर्न एंड कंट्रोल भी करते हैं। ये फैक्टर दोनों टाइप के हो सकते हैं, आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की यहाँ पे ये बात कर रहा है जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गए, और इंट्रिंसिक की बात कर रहा है ये फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन के बारे में, ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है तो ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप ये जो है वो एनाटॉमी के अंदर और मॉर्फोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो कि वहाँ पे सीड होता है, सीड के अंदर ये चीज़ हमें हाइपोकोटाइल, कोटिलीडन वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर आपका हाइपोकोटाइल जो होता है वो रूट बनाता है, एपिकोटाइल आपका शूट बनाता है। यहाँ पे एपिकोटाइल हुक देख सकते हो, ये सीड कोट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कोटिलीडन। फिर ये एपिकोटाइल अपर पोर्शन बना रहा है, ये हाइपोकोटाइल आपका लोअर पोर्शन बना रहा है। इस तरह से प्लांट जो वो ग्रो हुआ है एक सीड से। इस टाइप का कुछ दिखाया गया, इसमें कुछ खास है नहीं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की।
तो ग्रोथ जो है वो एक फंडामेंटल और कॉन्सिक्यूस कैरेक्टर है। अब कॉन्सिक्यूस का मतलब होता है जो आसानी से दिखाई दे जाए, मतलब अगर आप एक सीड लगाओगे और आपको एक प्लांट बनता हुआ जो यहाँ पे डायग्राम में दिखा है वो आसानी से दिखाई दे जाता है, तो इस चीज को बोलते हैं कॉन्सिक्यूस। तो ये जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसके, लिविंग बीइंग के। अब डेफिनेशन की बात आती है कि ग्रोथ होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ जो है वो एक इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज है, यानी कोई एक सेल है, कोई एक ऑर्गन है, कोई एक इंडिविजुअल जो आपका ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या हुआ गया, इरिवर्सिबल, मतलब उसको रिवर्स नहीं कर सकते, परमानेंट इंक्रीज हो गया है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। जो ग्रोथ होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ग्रोथ होता है आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसके अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होते हैं, जहां पे एनर्जी का एक्सपेंस होता है, एनर्जी लगती है, तब जाके जो वो ग्रोथ होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। हम फूड वगैरह सब क्यों लेते हैं, वाटर वगैरह, ताकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी ग्रोथ होती रहती है कंटिन्यूसली। क्यों, क्योंकि बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो हमारे डाई हो जाते हैं फिर नहीं बनते, तो इस टाइप से एक्सपेंशन ऑफ ए लीज इज ऑल्सो ए ग्रोथ। अगर एक लीफ जो उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो वो भी किसके अंदर आता है, ग्रोथ के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे प्लांट ग्रोथ जो होती है वो यूनिक है, क्योंकि वहां पर उसके पास अनलिमिटेड ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो मैंने ये बताया था कि वो थ्रू आउट देयर लाइफ क्यों होती है, क्योंकि वहां पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं ये आपके हो सकते हैं जो अपर पोर्शन पे होते हैं, जैसे रूट और स्टेम के अंदर। और ये जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं ये डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद में क्या होता है, ये आगे से आगे चलते रहते हैं। तो ये चीज़ तो हमने एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ी थी। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पर, जो हावेवर जो कुछ एक प्रोडक्ट होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या करते हैं, जो डिवाइड की कैपेसिटी है उसको उनमें से नहीं रहती, मतलब वो सेल डिवाइड नहीं कर पाते हैं और वो फिर क्या बनाते हैं, धीरे धीरे पूरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, जिसके अंदर आपकी लीव्स वगैरह ये सब कुछ बनती रहती है। अब ये जो ग्रोथ होती है जो मेरिस्टेमेटिक से होती है, देखिए द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड, यानी वो मेरिस्टेमेटिक की वजह से हर बार प्लांट के अंदर जो है वो न्यू सेल ऐड होते जाते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक। इसको बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ। क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ इसको बोला जाता है। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक और शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक और रूट एपिकल वाली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ा था हमने एनाटॉमी के अंदर। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सिंपल एक्सिस का जो इलोंगेशन होता रहता है। और डाइकोट और जिम्नोस्पर्म के अंदर हम क्या देखते हैं, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक होती है जिसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम वगैरह आते हैं, वो क्या कराते हैं, गिर्थ के अंदर भी साइज इंक्रीज कराते हैं, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं। तो ये तो हमने एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ लिया था, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम आते हैं ग्रोथ इज मेजरेबल, क्या ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो देखिए सेलुलर लेवल यानी एक सिंगल सेल की बात करें तो वहां पे जो है वो क्या बोलेंगे कि अगर उसका प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो वहां पर हम बोल देंगे कि एक सेल जो है उसकी ग्रोथ हो रही है। अब प्रोटोप्लाज्म को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, मतलब एक सिंपल सेल ले और उसका प्रोटोप्लाज्म को मेजर करें तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जनरली क्या किया जाता है, यहां पर यह देखा जाता है कि क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, यानी वो क्वांटिटी जो ज्यादातर इससे रिलेट करती है, तो उसको हम क्या लेते हैं, पैरामीटर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रेश वेट बढ़ाए या घटाए, ड्राई वेट बढ़ाए या घटाए, लेंथ इंक्रीज होना, एरिया इंक्रीज होना, वॉल्यूम या फिर सेल नंबर का इंक्रीज होना, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ग्रोथ के अंदर आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा देखिए, वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जो मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक होती है वो हर एक आवर में 17,500 न्यू सेल बना देती है, 1 आवर में 17,500। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है वो सेल नंबर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। वहीं अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा वाटर जो वो स्टोर होता है, इसलिए नाम ही उसका वाटरमेलन है। तो यहाँ पे एक वाटरमेलन जो होता है उसके वो जब ग्रो करने लगता है तो वो 3,50,000 टाइम ग्रो कर जाता है, मतलब जो सिंगल होता है तो उसका 3,50,000 टाइम जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, ये यहाँ पर इस चीज को मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर हम पोलन ट्यूब की बात करें तो वहां पर लेंथ मेजर की जाती है और सरफेस एरिया जो है वो लीफ के अंदर मेजर किया जाता है। क्लियर है, ये सब कुछ कैसे में आते हैं, मेजरेबल में आते हैं। अब हम बात करते हैं फेज ऑफ ग्रोथ की। तो फेज ऑफ ग्रोथ जो है वो डिवाइड है 3 फेज में। सबसे पहला आता है मेरिस्टेमेटिक फेज, देन आता है इलोंगेशन फेज, देन आता है मैच्योरेशन फेज। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रूट टिप होती है वहां पर आप देखोगे जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर आते हैं, चाहे वो रूट हो चाहे शूट एपेक्स हो।
वहाँ पर जो कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाले सेल हैं वो मेरिस्टेमेटिक के अंदर आते हैं। अब हर एक सेल के अंदर जहाँ पे भी फेज है ना, जो आपकी चाहे मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, वहाँ पे सेल्स के कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, वो याद रखने हैं। सेल इस रीजन के अंदर अगर हम सेल्स की बात करें तो वहाँ रिच इन प्रोटोप्लाज्म है, लार्ज कॉन्सिपिक्यूअस न्यूक्लियाई है, यहाँ पर जो सेल वॉल है वो प्राइमरी इन नेचर है, थिन एंड सेलुलोजिक है विद एविडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। अब मेरिस्टेमेटिक से जस्ट बाद में जो है वो द सेल प्रोक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, जो टिप से थोड़ा सा आगे हैं वो किसके अंदर आएंगे आपके, वो आएंगे फेज ऑफ इलोंगेशन के आगे। तो फेज ऑफ इलोंगेशन के अंदर जो सेल्स होते हैं वहां पर क्या होता है, इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, यानी वैक्यूल बड़े हो जाते हैं, सेल एनलार्जमेंट हो जाता है, न्यू सेल वॉल जो वो डिपोजिशन होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस फेज के। उसके बाद में जो आपके एपेक्स वाले हैं वहां से अब अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज मोर प्रोक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन, तो फेज ऑफ इलोंगेशन से जो आगे वाले सेल्स हैं वो जो आपका डिटरमाइन करते हैं वो फेज ऑफ मैच्योरेशन बताते हैं। अब यहाँ पे जो सेल्स है वो क्या होते हैं, अटेन देयर मैक्सिमल साइज, यानी जहाँ पे जो कंप्लीट सेल का साइज है वो आपके फेज ऑफ मैच्योरेशन के अंदर ही में दिखाई देता है। इसके अलावा सेल वॉल थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पर हो जाते हैं। जो चैप्टर 6 के अंदर हमने एनाटॉमी के अंदर जो भी सेल वगैरह पढ़े थे वो लगभग आपके मैच्योरेशन फेज वाले थे। अब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। अब ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपॉन में टाइम, अगर टाइम से कंपेयर करके बोल रहे हैं तो वो रेट हो जाता है। तो ग्रोथ को अपॉन में टाइम करके बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, ग्रोथ रेट। तो लिखा हुआ है देखिए, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट, यानी जो ग्रोथ है वो पर यूनिट टाइम कितनी चल रही है उसको बोल देंगे ग्रोथ रेट। अब इसको हम फिर मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर जो हमने 2 टाइप में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन सी टाइप में डिवाइड किया है, एक होती है हमारी अर्थमेटिक ग्रोथ एंड सेकंड होती है हमारी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्या क्या होगी, एक होगी अर्थमेटिक ग्रोथ एंड सेकंड होगी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में आपको सिंपल डिफरेंस बताता हूँ। मान लीजिए एक सेल है, उसने डिवाइड किए 2 सेल में। अब एक सेल जो डिफरेंशिएट हो जाएगा और वो आगे डिवाइड नहीं करेगा, और जो ये सिंगल वाला सेल है, ये वाला सेल, ये फर्दर डिवाइड करेगा, 2 सेल बनाएगा। इसमें भी क्या होगा, एक सेल वापस मैच्योर हो जाएगा और एक ही सेल जो वो वापस फिर फर्दर 2 डिवाइड करेगा। इसमें हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें एक पर्टिकुलर साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि एक सेल जो वो हर बार क्या कर रहा है, मैच्योर होता जा रहा है, केवल एक ही सेल आगे जाके डिवाइड कर रहा है। बट ज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं होता है। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, दोनों डिवाइड करेंगे, यानी 1 2 का 4 2 का 1 यहाँ होगा, 1 का 2 हो जाएगा, फिर 2 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 जो है वो आगे और डिवाइड करते रहेंगे। इस टाइप से यहाँ पे 2 के मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन चलता रहता है। बट यहाँ पर अर्थमेटिक में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक और ये चीज़ें दिखाई गई है। यहाँ पे ये जाइगोट फेज है, यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक फेज ऑफ ऑल सेल डिवाइड है, यहाँ पे सेल कैपेबल टू डिवीजन दैट लूज द कैपेसिटी, यानी ये सेल जो वो डिवाइड करे और ये वाले जो वो मैच्योर होते जा रहे हैं। ये अर्थमेटिक फेज का ऐसे डायग्राम इन्होंने बताया है। क्लियर हो गया, ओके। अब हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यही है, अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में बताया गया। देखिए, द माइटोटिक सेल डिवीजन, 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। यही बताया गया कि जब एक सेल डिवाइड करता है, 2 डॉटर सेल बनाता है, तो एक तो कंटिन्यू वापस माइटोटिक डिवीजन करेगी और एक जो होगा वो डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। ओके, यहाँ पर ये चीज़ जो है वो रूट इलोंगेशन में कांस्टेंट रेट से चलती रहती है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे लिखते हैं LT L नोट प्लस RT। ये LT है, ये लेंथ एट द टाइम T, यानी किसी टाइम T पर कितनी लेंथ होगी। लेंथ एट द टाइम 0 टाइम पर जब स्टार्ट हुआ था तब कितनी लेंथ थी, और R यहाँ पर हो गया ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। क्लियर है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया इस टाइप से। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, लीनियर ग्रोथ चल रही होती है। देखिए ये पर्टिकुलर जो एक लीनियर ग्रोथ चलती है, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ होती है। किसके अंदर, जो आपका अर्थमेटिक ग्रोथ होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर इसको W से भी रिप्रेजेंट, L से इसीलिए रिप्रेजेंट किया, यानी लीनियर ग्रोथ ये दिखा रही है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अब ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो इनिशियल फेज होती है वो काफ़ी स्लो चलती है, जिसको हम लेग फेज भी बोलते हैं। उसके बाद में बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है वो एकदम से जो वो नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बोलते हैं, या फिर उसको लॉग फेज भी बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद में थर्ड स्टेज आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जाके वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई वो लिमिटेड हो जाती है, इसीलिए जो आपकी ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, जो लीडिंग करती है स्टेशनरी फेज को। अब यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, हेयर बोथ द प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू डू सो। अब आप खुद सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोल दूं 1 से 2 होगा,
तो अभी तो आसान लग रहा है, ठीक है। फिर मैं बोल दूं 2 से 4 होगा, अभी आपको लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं है। फिर मैं बोल दूं 4 से 8 होगा, फिर भी आप कहोगे कोई बात नहीं है। फिर मैं कह दूं 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64। और अब देखिए कितना रैपिड इंक्रीज हुआ है। पहले 1 2 4 ऐसा तो आसान लग रहा था कि आसान आसान चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देखिए कितनी तेजी से यहाँ पे नंबर बढ़ेंगे। तो ये जो फेज होती है इसको बोलते हैं लेग फेज और इसको बोलते हैं लॉग फेज, इस टाइप से। अगर हम इसका यहाँ पर ये ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आता है। अगर यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम द वेट टिपिकल सिग्मोइड और एस ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो गए और ऐसे चलता है ग्रोथ, इसको बोलते हैं सिग्मोइड ग्रोथ या फिर एस ग्रोथ। अब यहाँ से जो है वो आपका नीट 2015 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ से, तो काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अच्छे से। डायग्राम भी दिया हुआ है देखिए द सिग्मोइड ग्रोथ, और यहाँ पर सिग्मोइड में ये आपकी लेग फेज दिखिए, ये एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज भी इसको बोलते हैं, और ये आपकी स्टेशनरी फेज इसको बोला गया है। क्लियर है। अगर हम इसको मैथमेटिकली बात करें कि इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो WT W0 ERT। अब W1 का मतलब होता है फाइनल साइज, जहां पे वो फाइनल साइज ले लेगा। W0 का मतलब है इनिशियल साइज बिगिनिंग में कितना था। R यहाँ पे ग्रोथ रेट है, T यहाँ पर जो है वो टाइम ऑफ ग्रोथ है, और E यहाँ पे बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। ये भी आपका नीट में आ चुका है, बट ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 के अंदर जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पर ई का ही पूछा गया। तो चाहे आपको यहां से बता दो चाहे वहां से बता दो, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम यहाँ पर क्या कहलाता है, ई कहलाता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखिए देखिए, आर जो है यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट है एंड इज ऑल्सो मेजर द एबिलिटी। यहाँ पर इससे ये भी पता चलता है जो प्लांट है वो कितने न्यू सेल प्लांट मटेरियल बना सकता है, यानी और प्लांट मटेरियल वो बना सकता है या नहीं बना सकता, ये भी हमें आर से पता चलता है। और इस आर को एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोला जाता है, रिलेटिव ग्रोथ को। क्लियर है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये क्योंकि W1 जो है वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली W0 पे, यानी जो फाइनल साइज है वो इनिशियल साइज पर भी डिपेंड करता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। ओके, अब हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करें, यानी क्वांटिटी में कैसा हो रहा है, मतलब अगर हम उसको डायरेक्टली मेजर करें तो उसमें क्या चीज हो रही है, और उस कंपैरिजन को हम बात करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब इनमें क्या क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की। तो यहां पर देखिए मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ। यानी जो टोटल ग्रोथ हुई है वो कितने टाइम में हुई है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। यानी एब्सोल्यूट यानी टोटल ग्रोथ जो हो चुकी है, कितना टाइम लगा है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब रिलेटिव नाम ही पता चल रहा है कि रिलेटिव करेंगे मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, तो वही है। यहाँ पे देखिए द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस, फॉर एग्जांपल द यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ। अब हम इनिशियल कुछ पैरामीटर लेंगे और उसके कंपेयर करके हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके सामने है, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की लीफ है और ये 50 सेंटीमीटर, ये लीफ ए है और ये लीफ बी है। क्लियर है। तो यहाँ पे इनका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम हो सकता है, क्यों, क्योंकि टोटल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो वो सेम हो सकता है। बट अगर हम वही रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें तो ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम, यानी ये मान लो 5 सेकंड के बाद में, पर्टिकुलर टाइम ये मान के चल रही है, यहाँ पे दिया नहीं एनसीईआरटी ने, पर मान लो 5 सेकंड के बाद में यहाँ पर जो ये आपकी A1 लीफ तक पहुंच जाएगा, इसका साइज जो A है वो A1 हो जाएगा, यानी इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो B लीफ है ये B1 तक पहुंच जाएगी, इसका जो साइज है वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट देखें तो वो ए की हाइयर होगी। कैसे होगी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर जा रहा है, इसका मतलब डबल हो रहा है, इसकी जो आपकी साइज है वो डबल हो रही है। पर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले को डबल होने के लिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जाना चाहिए, तो ये तो केवल 55 जा रहा है, तो ये तो बहुत ही कम जा रहा है, बहुत कम जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर रिलेटिव की ग्रोथ रेट की बात करें तो ए जो है उसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट हाई है। एब्सोल्यूट दोनों का सेम हो सकता है, और वैसे देखें तो इसका 5 और इसका 50 वो सेम भी हो सकता है, क्योंकि वो टोटल ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ ग्रोथ की। अब कंडीशन ऑफ ग्रोथ क्या हो सकती है, कंडीशन ऑफ ग्रोथ में हमारे पास जहां पे वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट आते हैं ग्रोथ के लिए।
अब यहाँ पर वाटर का क्या रोल है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो प्लांट जो सेल का ग्रो करता है साइज में, वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा टर्जिडिटी की बात करें, जिसके द्वारा जो है वो एक्सटेंशन होता है, ग्रोथ का सेल का साइज बढ़ता है, उसमें भी वाटर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका वाटर होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी एंजाइम को अगर वर्क करना है तो वहाँ पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है। अब ऑक्सीजन की भी बात करें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ऑक्सीजन क्या करता है, ये मेटाबॉलिक एनर्जी जो होता है उसको रिलीज करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो थर्ड आपके न्यूट्रिएंट्स थे, चाहे उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वहाँ पर ये किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है उसको सिंथेसिस करने के लिए वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो भी ये न्यूट्रिएंट्स ही होंगे, चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो। क्लियर है। ये तो हो गए इंटरनल जो प्लांट के अंदर है। इसके अलावा और भी कंडीशन होती है जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सही है तभी उसकी ग्रोथ हो पाएगी। और एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे लाइट और ग्रेविटी जो होती है वो ऑल्सो अफेक्ट करती है आपके ग्रोथ को, कंडीशन को। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड द री डिफरेंशिएशन के बारे में कि ये चीज़ें क्या है। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अब सिंपल समझिए, मान लीजिए एक सेल होता है, चाहे वो रूट एपिकल का हो चाहे सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक का हो, उसके बाद में क्या हो जाता है, वो डिफरेंशिएट हो जाता है और वहाँ पर वो मैच्योर हो जाता है और कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक फंक्शन। इसको बोलते हैं मैच्योरेशन हो जाना और उसी को हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन हो जाना। क्लियर है। यानी जब वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी जब वो डिवाइड नहीं करेगा, कुछ अलग फंक्शन करेगा, तो वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि वापस उसको क्या करना पड़ रहा है, डिवीजन करना पड़ रहा है। जो डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी थी, जब वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, डिवीजन नहीं कर रहा था, डी डिफरेंशिएशन का मतलब है डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। डी आप याद रखना, डी यानी डिवीजन स्टार्ट करेगा दोबारा से। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछोगे कैसे, तो यहाँ पर जो आपके सेकेंडरी ग्रोथ जब कर रहा होता है, तो आपका जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया या फिर कोर कैम्बियम हो गया, तो उनमें आपको पता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो वापस से डिवीजन स्टार्ट कर देती है। तो स्टार्टिंग में पहले तो क्या था, कोर जो था वो कोर कैम्बियम आपका पैरेन्काइमेटस सेल थे, सिंपल, बट वापस क्या हुआ, उनको वापस से डिवाइड करना पड़ा। तो अगर वापस से डिवीजन स्टार्ट हुआ तो उनका क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया। री डिफरेंशिएशन मतलब वापस से रिपीट डिफरेंशिएट हो जाएंगे, उसके बाद वो कुछ टाइम तक डिवाइड करेंगे और वापस में वो मैच्योर होकर अपना वापस से स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या होता है, जो सेल होता है ना, वहाँ पे मेजर स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, चाहे वो उसके सेल वॉल की बात करें चाहे प्रोटोप्लाज्म की बात करें। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है डिफरेंशिएशन के अंदर क्या चेंज आते हैं। जैसे एक ट्रेकरी एलिमेंट है, तो पहले तो वो डिवाइड करा था, जब वो ट्रेकरी एलिमेंट बन गया तो उसको क्या करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा सारा सिस्टम। फॉर एग्जांपल जो सेल वुड बी दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, तो उसको प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाएगा। दे डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लाइग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सेल वॉल होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, इलास्टिक होगी और लिग्नोसेलुलोजिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर है उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ें उसको अलग से फीचर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये होता है जब एक सेल जो वो मैच्योर होता है तो उसके अंदर स्पेसिफिक चेंज आ जाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने आपको डी डिफरेंशिएशन बता दिया है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है दैट लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है नाउ लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी वो जो डिवीजन वाली कैपेसिटी थी वो वापस उनके पास आती है और वो वापस से डिवीजन करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड इन पैरेन्काइमा सेल। पहले तो वो केवल फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल हो गए थे अगर कोर कैम्बियम की बात करें, तो उसके बाद में पर उनको वापस डिवीजन करना पड़ा, जो हमने एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में कोर कैम्बियम में अच्छे से पढ़ा भी था। ओके, तो वहीं पर जो आपके ये मेरिस्टेमेटिक जहां पर वापस का डिवीजन आ जाता है उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। बट कुछ टाइम के डिवीजन करने के बाद वापस क्या होगा, देखिए वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टेमिक टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी। उसके बाद में वो कुछ ऐसे सेल और बनाएंगे जो कि वहां पर उनकी कैपेसिटी वापस डिवीजन वाली नहीं होगी और वो वापस मैच्योर होंगे। तो बट सम मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उनको बोलेंगे री डिफरेंशिएशन। जैसे आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जैसे आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स,
क्लियर है। अब देखिए सेकेंडरी कोर्टेक्स में क्यों बोल रहा हूँ, इसी के अलावा आप सेकेंडरी जाइलम बोल सकते हो, सेकेंडरी फ्लोएम बोल सकते हो। तो वहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम वाले थे पहले तो वो डिवाइड करे थे, फिर वापस उन्होंने जाइलम और फ्लोएम वाले बना लिए। इसी तरह कोर्टेक्स था, उस कोर्टेक्स में जो आपका कोर कैम्बियम था वो पहले तो क्या कर रहा था, डिवीजन करके सेल बना रहा था, पर वो वापस क्या बना रहे थे, कोर्टेक्स बना रहे थे, जिसको हम सेकेंडरी कोर्टेक्स बोल रहे थे। तो इस टाइप के जो सेल हैं वो क्या है, रीडिफरेंशिएशन वाले सेल हैं। क्लियर हो गया आपका। ओके अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर ये बात की थी कि जो ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर वो ओपन होती है, चाहे वो इनडिटर्मिनेट हो या डिटर्मिनेट हो। डिटर्मिनेट का मतलब क्या है, जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में, जैसे आपका फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, लीफ हो गया, इनका एक पर्टिकुलर साइज है, ठीक है, जो एक लिमिटेड ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट। और इनडिटर्मिनेट यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है, जैसे मेरिस्टेमेटिक वाले वो चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। तो इस टाइप को बोलते हैं कि ये जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है। इसके अलावा जब आपका मैच्योरेशन पे पहुंच जाता है तो वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक से। वही सेम मेरिस्टेमेटिक अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेता है और मैच्योरिटी पे अलग फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है। अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है वो डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द सेल, कि उसकी लोकेशन का है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक में एक रूट केप बनाएगा और जो पेरिफेरी की तरफ होंगे वो एपिडर्मिस बनाएंगे। तो इस टाइप से उनकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या होगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर की हेडिंग है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो अब हम उस डेवलपमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट होता है इंक्लूड ऑल द चेंज दैट एन ऑर्गेनिज्म गो थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, यानी जो उस लाइफ साइकिल के अंदर जो भी उसके अंदर चेंज आते हैं वो सब कुछ किसके अंदर कहलाते हैं, डेवलपमेंट के अंदर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब एक सीड जर्मिनेट हुआ था टू सेनिसेंस, यानी जब वो ओल्ड होकर उसकी डेथ हो गई, तो वहां तक जो पूरा प्रोसेस हुआ था वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। और इसके अंदर आपको भी पता है कि यहाँ पे लिखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब यहाँ पे ये डायग्राम कईयों को समझ नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवीजन हुआ, सबसे पहले जो है वो आपका सीड जर्मिनेट हुआ, वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल आए। मेरिस्टेमेटिक सेल आने के बाद सबसे पहले हुआ प्लाज्मेटिक ग्रोथ, यहाँ पे थोड़ा सा प्लाज्मा है, जो सेल है मान लो इतना है, उसकी ग्रोथ हुई, इतना हो गया वो। उसके बाद में क्या हो सकता है, या तो वो सेल डिवाइड करेगा फर्दर, तो वो फर्दर सेल डिवाइड करके फिर मेरिस्टेमेटिक बनाएगा, फिर डिवाइड करके फिर मेरिस्टेमेटिक बनाएगा। यहाँ पर हम जो है वो उसका ग्रोथ लेते हैं, जो हमारी लीनियर ग्रोथ थी अगर उसकी बात करें तो मान लो उसने दो सेल बनाए, एक तो जो है वो वापस से मेरिस्टेमेटिक बना रहा है, एक मैच्योर हो रहा है यानी डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, एक बार प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो गई, उसके बाद में अगर वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंशन में जाएगा, इलोंगेशन में जाएगा। क्लियर है। इलोंगेशन में जाने के बाद, इलोंगेशन जो फेज थी हमारी, पहले मेरिस्टेमेटिक फेज थी, फिर कौन सी थी, इलोंगेशन, देन मैच्योरेशन फेज थी। तो सबसे पहले अगर वो मेरिस्टेमेटिक में नहीं जाएगा तो वो इलोंगेशन में जाएगा। इलोंगेशन में होने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, अलग फंक्शन अपना परफॉर्म करने लगेगा और उसके बाद वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर जो सेल है उसके बाद में क्या होगा, वो वहां पर सेनिसेंस के अंदर चला जाएगा कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा और लास्ट में वो जो ओल्ड होकर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये यहां पर इन्होंने इस टाइम से बताया है। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं, जो प्लांट का पाथवे जो होता है, यहाँ पर ये जो पूरा पाथवे बताए, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स क्या है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स है वो उसका चेंज भी हो सकता है, फेजेस उसका डिपेंड करती है। देखिए लिखा है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। वो अपनी उस फेज के दौरान डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी बना सकता है। इस एबिलिटी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एग्जांपल दिए जैसे हेट्रोफिल इन कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्कर। यहाँ से आपका नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है प्लास्टिसिटी से। इसके अलावा AIPMT में भी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। क्लियर है। तो यहाँ पर ये प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी वो होता है जब कोई भी एक प्लांट जो होता है ना वो अपना अलग स्ट्रक्चर बना ले, एनवायरनमेंट को देखते हुए स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर दे, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिली का मतलब है, हेट्रोफिली का मतलब लीफ, हेट्रो का मतलब चेंज, यानी लीफ के अंदर कुछ स्ट्रक्चर ले आना। तो यहाँ पे कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर 3 एग्जांपल दिए हैं। लिखा है इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट और डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट। यानी जो स्टार्टिंग में जो लीफ होती है, ये जुवेनाइल के अंदर जो स्टार्टिंग में लीफ है और ये एडल्ट लीफ है, तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे बहुत ज्यादा चेंज है, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक और एग्जांपल किसका दिया हुआ है, बटर कप का दिया हुआ है। बटर कप में दिखाई, देखिए डिफरेंस इन द शेप ऑफ द लीफ प्रोड्यूस इन द एयर दोस प्रोड्यूस इन द वाटर। यानी जो ये बटर कप होता है, अगर ये एयर के अंदर, यानी अगर यहाँ पर ये जो है वो जमीन के ऊपर
ठीक है। टेरेस्ट्रियल अगर वहां पे बात करें जहां पे एयर है तो वहां पर उसके लीफ की शेप अलग होगी और वाटर में होते हुए उसकी शेप अलग होगी। ये भी क्या है, हेट्रोफिलस डेवलपमेंट है और ये भी किसका एग्जांपल है, प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। तो यहां पर आपके सामने है ये बटरकप का, ये तो हमने दिखाया था हेट्रोफिलस पहले वाला। अब ये बटरकप वाला एग्जांपल दिखाई देखिए, टेरेस्ट्रियल में लीफ ऐसी है, यानी एयर में लीफ ऐसी है और वाटर हैबिटेट में ये जो लीफ है ये ऐसी है। तो ये भी क्या कहलाता है आपका, ये भी प्लास्टिसिटी कहलाता है। अब हमने यहाँ पर कई चीजें पढ़ी, ग्रोथ पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा एंड डेवलपमेंट पढ़ा। ये सारे जो है वो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं लाइफ के अंदर, ये सारे इवेंट बहुत ज्यादा रिलेटेड है। क्लियर है। अगर ब्रॉडली की बात करें तो जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था, जो डेवलपमेंट होता है वो सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का होता है। अब डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत सारे अंडर कंट्रोल होता है, बहुत सारी कंडीशन होती है जिस पे डिपेंड करता है। ये भी हमने बात की थी कि इन प्लांट्स के अंदर बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक की बात करें तो यहाँ पर आपका जेनेटिक चेंज भी हो सकता है कि उसके हिसाब से हो, या फिर आपके केमिकल जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हार्मोन भी बोलते हैं, ये आ जाते हैं आपके किसके अंदर, इंट्रिंसिक के अंदर। ओके और अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें तो यहां पर आपका जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करेंगे, यानी इंट्रिंसिक की बात करेंगे, देन हम अलग बात करेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कई बार नेट में क्वेश्चन आ चुके हैं AIPMT में। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं जहां पर अलग अलग केमिकल कंपोजिशन की वजह से वो बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए में देखिए, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, वो इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें आता है आपका इंडोल 3 एसिडिक एसिड IEAA। ये हम पढ़ेंगे 5 टाइप के जो होते हैं वो आपके प्लांट हार्मोन या फिर PGR होते हैं। तो ये जो इंडोल 3 एसिडिक एसिड है वो ऑक्सिन का है। फिर आता है एडिनाइन डेरिवेटिव जैसे N6 फॉस्फोरिलएमाइन प्यूराइन काइनेटिन, ये साइटोकाइनिन का है। फिर डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनोइड्स हो सकते हैं जैसे आपका एब्सिसिक एसिड हो सकता है, या फिर टर्पिन्स के हो सकते हैं जैसे आपका जिबरलिक एसिड होता है, ये आपके हो सकते हैं GA3, या फिर गैसेस के डेरिवेटिव हो सकते हैं जैसे आपका इथाइलिन है C2H4। ये सभी क्या आते हैं आपके अलग अलग प्रकार के केमिकल है। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को जो है वो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी बोला जा सकता है, प्लांट हार्मोन्स भी बोला जा सकता है, या फिर फाइटो हार्मोन्स भी बोला जा सकता है। ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैं इनको बार बार प्लांट हार्मोन बोल रहा था। अब जो आपके PGR हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक आपके ग्रोथ प्रमोटर होंगे और एक ग्रोथ इनहिबिटिंग होंगे। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं कि उनमें किस किस में डिवाइड किया। देखिए वन ऑफ द ग्रुप जो है वहां पे ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे आपका सेल डिवीजन करना, सेल एनलार्जमेंट करना, पैटर्न फॉर्मेशन, या फिर ट्रॉपिकल ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब कुछ आते हैं आपके प्रमोटिंग को, यानी ग्रोथ हो रही है और उसको प्रमोट किया जा रहा है, इनको बोला जा रहा है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। और इसके अंदर आते हैं आपके मेनली 3 हार्मोन, कौन कौन से, ऑक्सिन, जिबरलिन जिसको जिबरलिक एसिड बोला जाता है, और साइटोकाइनिन जिसको सिंपल काइनेटिन भी बोला जा सकता है। ये 3 आते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो सेकंड आता है द PGR ऑफ द अदर ग्रुप, जो है वहां पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वहां पर जो है प्लांट को रिस्पॉन्स करता है वाउंड या स्ट्रेस कंडीशन वगैरह कुछ है, चाहे वो एबायोटिक है चाहे बायोटिक ओरिजिन की वजह से है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि वहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है कौन सा, किस हार्मोन का, जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करे, जैसे डोरमेंसी को या फिर एब्सिसिन को। तो यहां पर जो आपका आता है वो आता है ABA एब्सिसिक एसिड। क्लियर है। तो यहां पर आपका जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में आएगा वो कौन सा आएगा, ABA लिखा है। द PGR एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप, जो एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज से आता है। अब हमारे पास 4 हार्मोन हो चुके, एक रहता है कौन सा, इथाइलिन। तो जो गैसियस है, अब सिंपल आप याद रखना इन 5 में से केवल एक ही गैसियस है PGR, वो कौन सा, इथाइलिन है, जो दोनों में फिट हो सकता है। वो प्रमोटिंग भी हो सकता है और वो इनहिबिटिंग में, बट इज लार्जली जो होता है वो ज्यादातर इनहिबिटिंग ग्रोथ एक्टिविटीज के अंदर ही जो इसको इन्वॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारा केमिकल्स लिख रखे हैं अलग अलग के, यहाँ से आपका AIPMT 2009 में क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको याद रखना है।
अब हम बात करते हैं इन सभी की, जो हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे हैं, इन सब की एक एक करके डिस्कवरीज के बारे में। सबसे पहले ऑक्सिन पढ़ेंगे, देन हम जिबरलिक, इस टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पांचों की डिस्कवरी कैसे हुई थी। इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप की जो थी वो एक्सीडेंटल हुई थी। वैसे साइंस में जो भी डिस्कवरी होती है वो मेजरली एक्सीडेंटली होते हैं, सर्च कुछ करने जाते हैं, आ कुछ जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में। अब ऑक्सिन क्या है, देखिए ऑक्सिन की कैसे स्टार्ट हुई। All this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin। चार्ल्स डार्विन को शायद आपने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह में पढ़ोगे क्लास 12 के अंदर। अगर कहीं कुछ पढ़ा इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या कुछ है। When they observed that the coleoptile of canary grass, उन्होंने जो कोलियोप्टाइल होता है कैनरी ग्रास का, उन्होंने देखा कि वो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन हो रहा है, ग्रोथिंग हो रही है लाइट सोर्स की तरफ, जिसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। यानी आपसे ये पूछा जाए कि फोटोट्रोपिज्म जो है उसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने उनको ऑब्जर्व किया। उसके बाद में आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ जो कोलियोप्टाइल है वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसमिट हो रही है दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल, जिसकी वजह से ये जो आपका कोलियोप्टाइल है ये कंप्लीटली बेंड हो रही है ऐसे। ये चीज उन्होंने बताई, पर वो क्या चीज है और उसको कैसे बाहर निकालना वो नहीं निकाल पाए। तो वो काम किसने किया, इसका नाम रखा गया ऑक्सिन, और यहाँ पर ये आइसोलेट किया किसने, FW वेंट साइंटिस्ट ने फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। वहां पर उन्होंने तो कैनरी ग्रास देखा था, पर इन्होंने किससे निकाला, ओट सीडलिंग से। इन्होंने जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है वो FW वेंट ने निकाला ऑक्सिन। अब ये मैंने आपको इतना पैराग्राफ बढ़ाया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है, AIPMT 2010, नीट 2014, 15 और 16 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जो आपका कोलियोप्टाइल वाला ये जो प्रोसेस है इसको एवेना कर्वेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एवेना कर्वेचर भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिबरलिक एसिड की कैसे हुआ डिस्कवरी। तो देखिए द बेकेने, जिसको फुली सीडलिंग भी बोलती हैं, ये एक डिजीज होती थी राइस सीडलिंग के अंदर। कौन सी नाम है उसका, बेकेने, जिसको फुली सीडलिंग भी बोलती है। ये राइस सीडलिंग में होती थी, किस वजह से, क्योंकि एक फंगस जो पैथोजन की तरह काम करता था जिसका नाम था जिबेरेला फ्यूजिकोराई। ये जिबेरेला फ्यूजिकोराई जो थी ये डिजीज कोज करती थी, कौन सी, बेकेना। अब यहां पर क्या हुआ, जो ई क्रोस का 1960 में इन्होंने क्या रिपोर्ट किया, द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज इन द राइस सीडलिंग। इन्होंने ये सिम्टम्स बताए राइस सीडलिंग के अंदर व्हेन दे वर ट्रीटेड विद द स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। जो वो उसको जो है वो फंगस को फिल्टर कर रहे थे तब। उसके बाद में ये जो एक्टिव सब्सटेंस है उसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये आपका जिबरलिक एसिड है। ये क्या है, जिबरलिक एसिड है जो इसमें रोल प्ले करता है। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई जिबरलिक एसिड की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। किसके बारे में, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं एफ स्कूग और उसके वर्कर जो थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो इंटरनोडल सेगमेंट होते हैं टोबैको स्टेम के अंदर, वहां पे कैलस ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल जो था वहां पर प्रोलाइफरेशन यहाँ पे हो रहा था। ओनली इफ द एडिशन ऑफ द ऑक्सिन, अगर वहां पे ऑक्सिन का एडिशन कर रहे थे, द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क या फिर DNA कुछ भी, तो वहां पर जो है वो क्या हो रहा था, कैलस जमा हो रहा था। अब ये कैलस वगैरह क्या थे, और यहाँ पर ऑक्सिन के साथ में जो हम ये दे रहे थे आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू या फिर ईस्ट या फिर कोकोनट मिल्क या फिर DNA कुछ भी, तो यहाँ पर ये हो क्या रहा था, एक्चुअल में इन सब के पास एक कैपेसिटी होती है डिवीजन की। मिलर एट एल यहाँ पे 1955 में दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेज प्रमोटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो कैलस है वहां पर जो है वो साइटोकाइनेज प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस वगैरह हैं और उनको नाम दिया गया काइनेटिन। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो हमारा हार्मोन है उसको काइनेटिन भी बोला जाता है। उसके बाद में बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई। तो यहाँ पर ड्यूरिंग मिड 1960s में 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट जो रिसर्चर या साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उनको एक कुछ केमिकल मिला, उसको प्योरीफाई किया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ये इनहिबिटर है। किसी ने नाम दिया इनहिबिटर बी, किसी ने बोला एब्सिसिन बी, किसी ने बोला डोरमिन। अब ध्यान रखना ये जो डोरमिन लिखा हुआ है यहाँ से AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये डोरमिन हो गया, एब्सिसिन 2 हो गया या फिर इनहिबिटर बी हो गया। ये सभी बाद में पता चला कि लेटर दैट ऑल द 3 वर प्रोवाइड टू बी केमिकली आइडेंटिकल। ये तीनों केमिकली आइडेंटिकल है, सेम है, और इसको नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। यानी एब्सिसिक एसिड को डोरमिन बोल लो, एब्सिसिन 2 बोल लो, इनहिबिटर भी बोल लो, सब कुछ एक ही बात है।
क्लियर है। उसके बाद में डिस्कवरी हुई किसकी, इथाइलिन की, जो कि आपका एक गैसियस पीजीआर है। तो एच को 1920 में कंफर्म दिया रिलीज ऑफ ए वोलेटाइल सब्सटेंस। उन्होंने कहा कि जो राइपेंड ऑरेंज है, जो ऑरेंज पक रहे हैं, वहां से जो है वो क्या निकल रहा है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस जो वो रिलीज हो रहा है, और उसकी वजह से जो स्टोर्ड बनाना थे वो भी क्या हो रहे हैं, राइपनिंग हो रहे हैं, मतलब उनमें भी पक रहे हैं वो भी। तो उसके बाद में जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसको पता लगाया गया कि वो आपका क्या है, इथाइलिन है, जो एक गैसियस पीजीआर होता है। क्लियर हो गया। ये हो गई डिस्कवरी के बारे में। अब हम देखते हैं इनका फिजियोलॉजिकल अफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन देखेंगे। अब ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट 2016 में, 17 में, 19 में, 20 में और 2021 में ऑक्सीजन वाले से आ चुका है। तो अभी इसको ध्यान से पढ़ना। क्लियर है। ओके, पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज है, ऑक्सीजन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी किसी चीज को ग्रो करवाना। और ये सबसे पहले आइसोलेट हुआ ह्यूमन यूराइन से। कहां से सबसे पहले आइसोलेट किया गया, ह्यूमन यूरिन से। उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन है वो टर्म दी गई किसको, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। यहां पर ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, उसको ये टर्म दी गई क्या, ऑक्सीजन की। उसके बाद में यहां पर नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड भी मिले जो कि आपकी सेम प्रॉपर्टी के थे, उन सबको बोला गया ऑक्सीजन। क्लियर है। अब ये कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोविंग एपिक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। या जो रूट और स्टेम है उसकी बिल्कुल एपिक्स पे ये ज्यादातर ग्रो होते हैं। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, और वहां से वो फिर माइग्रेट करके वहां पे जहां पे उनको एक्शन करना वहां पे चले जाते हैं। अब यहां से आपका जो ये पैराग्राफ है, यहां से AIPMT 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पर देखिए, ऑक्सीजन लाइक इंडोल एसिटिक एसिड, ये तो हम पढ़ चुके हैं, एंड इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड यानी IAA और IBA जो है वो आपके आइसोलेट होते हैं प्लांट से, यानी ये दोनों जो है वो आपके नेचुरल वाले हैं। नेचुरल जो होते हैं वो ऑक्सीजन है। उसके अलावा आपके दो केमिकल है, एक है Na नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन है, यानी NaA और 2,4-D आपके क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। अब वो चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, सभी यूज होते हैं एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब जो सारा फंक्शन स्टार्ट होते हैं यहां से आपका 13 में, कब 2013 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है और 2019 में आ चुका है इस पैराग्राफ से। ओके, और नेक्स्ट वाला पैराग्राफ से AIPMT 2010 में आ चुका है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन द स्टेम कटिंग। तो जो रूटिंग इनिशिएटिंग में, स्टेम कटिंग में हेल्प करते हैं। एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर द प्लांट प्रोपोगेशन। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। किस में हेल्प करते हैं, जो पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग होती है उसको प्रमोट करते हैं। जो लिखा है बस वही याद रखना है, NCERT के अलावा और कुछ याद नहीं रखना। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। जो लीफ वगैरह और फ्रूट वगैरह वो अर्ली स्टेज में ना गिर जाए प्लांट से, उसको प्रिवेंट करने का काम किसका है, ऑक्सीजन का है। बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीफ, पर जो ओल्डर हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, उन फ्रूट और लीफ को गिराने का काम भी किसका है, ऑक्सीजन का है। तो यहां पर दोनों चीज याद रखनी है आपको। क्लियर है। तो यहां से आपका 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। आगे लिखा इन मोस्ट हायर प्लांट, जो हायर प्लांट होते हैं, द ग्रोविंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बड, ए फिनोमेना कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। अब होता क्या, देखिए मान लीजिए ये प्लांट है, अब यहाँ पर ये मेन स्टेम है, ये ग्रो कर रही है। अब ये वाली अलग अलग ब्रांचेज है, ये वाली क्या है, अलग अलग ब्रांचेज है। तो जब ये वाली ग्रो कर रही है ना, तो ये ग्रो करती रहती है और ये इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती है। तो इस चीज को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। अब जो टी वगैरह जो प्लांटेशन होते हैं ना, जहाँ पे हेज बनाना पड़ता है, हेज का मतलब पूरा एक गुच्छा बनाना पड़ता है, तो वहां पर क्या करते हैं, एपिकल डोमिनेंस वाले पार्ट को कट कर देते हैं। जब इसको कट कर देंगे तो अब ऑक्सीजन इनमें बनने लगेगा जो एक्सिलरी वाले थे, फिर ये वापस ग्रो करने लगेंगे, फिर इनको कट कर देंगे तो फिर इनसे जो ब्रांचेस निकली है वो ग्रो करने लगी। इस टाइप से पूरा एक हेज बन जाता है, तो उसको बनाने में काम आता है। आगे लिखा है देखिए, रिमूवल ऑफ द शूट टिप डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। अब अगर उसको कट लेंगे तो लेटरल बड की ग्रोथ होने लगेगी, और ये ज्यादातर यूज होता है टी प्लांटेशन हेज मेकिंग के अंदर। AIPMT 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। ओके, आगे और देखते हैं क्या करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो वो पार्थेनोकार्पी ला सकता है टोमेटो के अंदर। पार्थेनोकार्पी समझते हो ना, जिसकी वजह से सीड नहीं होंगे और विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, वो काम कौन कर सकता है, ऑक्सीजन टोमेटो के अंदर हो सकता है। अब जो पैराग्राफ आने वाला है वहां से नीट 2020 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से देखना क्या लिखा है।
दे आर वाइडली यूज एज हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D अभी पढ़ के आए थे 2,4-D की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे जो 2,4-D होता है वो वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलीडन वीड, जो डाइकोटिलीडन होता है उनको किल करता है, बट जो मैच्योर मोनोकोटिलीडन है उनको अफेक्ट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी केवल डाइकोटिलीडन को अगर वीड को हटाना है और मोनोकोटिलीडन को ग्रो करना है तो वहाँ पे 2,4-D का यूज किया जाता है। इट यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर, वीड फ्री अगर गार्डन वहाँ पे तो वहाँ पे ये यूज किया जाता है ऑक्सिन का। इसके अलावा यहाँ से 2016 में आ चुका है ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन के अंदर ऑक्सिन हेल्प कर सकता है। 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया गया जहाँ पे एपिकल डोमिनेंस दिखाया गया आपके सामने। यहाँ पर देख सकते हो जब यहाँ पर ये कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, जब इसको कट कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पर लेटरल जो ग्रोथ है वो भी स्टार्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं जिबरलिन की। जिबरलिन जो हो अदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर, ये तो हम बता चुके हैं। यहाँ पे मोर देन 100 जो जिबरलिन है वो अभी तक पता लगा है कि इससे भी ज्यादा है। और इनका नाम कहाँ पे दिया गया, इनका दिया है जैसे GA1, GA2, GA3 वगैरह है। और ये कहाँ से निकाले गए, देखिए वाइडली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट से निकाले गए हैं। क्लियर है, ये इनमें मिलते हैं 100 टाइप्स के यहाँ पे जिबरलिन मिल सकते हैं। नाम दिया गया GA1, GA2, GA3 एंड हाउएवर सो ऑन। अगर हम सबसे पहले बात करें हाउ द GA3 दैट इज जिबरलिक एसिड, GA3 जो है वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिबरलिन टू बी डिस्कवर्ड एंड रिमेन द मोस्ट इंसेंटिवली स्टडीड फॉर्म। तो सबसे पहले जिसको डिस्कवर किया गया वो GA3 है और सबसे ज्यादा जिसको स्टडी किया गया वो भी GA3 है। जितने भी G है यानी जिबरलिक एसिड है, नाम में एसिड है तो सारे क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। अब इनके फंक्शन आते हैं एक एक करके। दे प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द प्लांट। सबसे पहला है देयर एबिलिटी टू कोज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्सिस, यानी जो लेंथ में यहाँ पर कौन मदद करता है, आपका जिबरलिक एसिड मदद करता है। यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, जो ग्रेप्स के अंदर जो स्टॉक्स होती है उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में जिबरलिक एसिड आता है। इसके अलावा कोज फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड इलोगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप। इसके अलावा जैसे जो फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल वगैरह हो गया, उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, तो उसको बनाना और इंप्रूव करना उस शेप को, ये भी काम किसका होता है, जिबरलिन का होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सेनिसेंस होते हैं यानी जो ओल्डर स्टेज होती है उसको डिले करते हैं। द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, यानी इसकी वजह से क्या होगा कि वो बहुत लंबे टाइम तक जो है वो आपका जो भी फ्रूट वगैरह है वो प्लांट के ऊपर रह पाएगा। ऑक्सिन क्या कर रहा था, जैसे ही सेनिसेंस स्टेज आ रही थी उसको नीचे गिरा रहा था, बट ये यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ड्रॉप कर रहे थे अर्ली स्टेज में, यहाँ पर प्रमोट कर रहे थे मैच्योर जो फ्रूट वगैरह है उनको गिराने में, बट यहाँ पर क्या है कि ये उसको रख रहा है लॉन्गर टाइम तक। जीए जो है वो स्पीड अप करता है मोल्टिंग प्रोसेस को, अगर ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से आपका जो है बात करते हैं शुगर केन की, और यहाँ से जो है वो आपका 2019 और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखना। शुगर केन जो वहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टोर होता है शुगर की फॉर्म के अंदर। अब अगर वहाँ पर हम जिबरलिक का स्प्रे कर दें तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो लेंथ होती है स्टेम की वो इंक्रीज हो जाएगी, और शुगर केन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेम ही होता है। तो अगर वही इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, यील्ड जो है, जो उसकी प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी 20 टन्स पर एकड़ से। यहाँ से आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे अगर जुवेनाइल के अंदर यहाँ पे जीए अगर कर देंगे तो वो क्या करेगा, जो मैच्योरिटी पेज है उसको फास्ट कर देगा, दस लीडिंग टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन, उसकी वजह से सीड प्रोडक्शन भी जल्दी हो जाएगा। जिबरलिन जो है वो प्रमोट करता है बोल्टिंग को, जिसके जो बोल्टिंग क्या होती है, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड को इलोंगेट करना, उसको बोलते हैं बोल्टिंग प्रोसेस। ये नीट 2020 में आ चुका है। किस में करता है, ये बीट और कैबेज के अंदर करता है। इसके अलावा और भी अदर प्लांट हो सकते हैं जिसमें रोजेट हैबिटेट होता है। रोजेट का मतलब क्या होता है, एक पार्ट जहाँ पर बहुत सारी लीफ लगती है, क्लियर है, उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन के भी अफेक्ट, और ये डिस्कवर हुआ था किस फॉर्म में, काइनेटिन में। ये किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, एडिनाइन जो एक प्यूराइन होता है, ओके, उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है काइनेटिन। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, वहां से इसको निकाला गया था काइनेटिन को। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन द प्लांट, यानी जो काइनेटिन होता है वो नेचुरली वहां पर नहीं होता है। तो फिर वहां पे क्या होता है, तो इसलिए नेचुरल सब्सटेंस को जब डिस्कवर किया गया तो लाइक एक्टिविटीज साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटीज वाला एक और सब्सटेंस मिला, जियाटिन।
कौन मिला? जियाटिन, जिसको कहाँ से निकाला गया? कॉर्न कर्न्स या फिर कोकोनट मिल्क से इसको बाहर निकाला गया जियाटिन को। अब ये जियाटिन क्या, देखिए, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेस एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद द सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। इन यहाँ से इसको आइसोलेट करके इस टाइप के और भी सब्सटेंस निकाले गए, चाहे वो नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो। अब यहाँ पर बोला गया नेचुरल जो साइटोकाइनिन होते हैं, जो सिंथेसिस कहाँ पर होंगे? वो होंगे जहाँ पर सेल डिवीजन जो है वो बहुत फास्ट हो रही होती है, वहाँ पर नेचुरल साइटोकाइनेसिस मिल सकता है। अब ये नेचुरल साइटोकाइनेसिस कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ पे रैपिड फास्ट डिवीजन होगी? सिंपल है, रूट एपेक्स में हो सकती है, या फिर जहाँ पे शूट बड बन रहा है, या फिर जो यंग फ्रूट है वहाँ पर जो है वो कंप्लीटली बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जो नई लीव्स होती है ना, उसमें भी मदद कौन करता है? आपका साइटोकाइनेसिस करता है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर भी मदद करता है। लेटरल शूट ग्रोथ करने में भी ये साइटोकाइनेसिस मदद करेगा। एडवेंटियस शूट फॉर्मेशन में भी आपका कौन मदद करेगा? साइटोकाइनेसिस मदद करेगा। इसके अलावा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साइटोकाइनिन जो होता है वो किस में हेल्प करता है? तो जो एपिकल डोमिनेंस बता के आए थे उसको ओवरकम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। जो हमने बात की थी कि न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह भी मोबिलाइज होते हैं, तो उसको प्रमोट कौन करता है? साइटोकाइनेसिस करता है, जिसकी वजह से जो लीफ साइनेसेस होते हैं वो डिले हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन जो है वो एक गैसियस पीजीआर है, ये तो हमें पता है, ठीक है। और ये लार्ज अमाउंट में जो है वो सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? जहाँ पर सेनिसेंस स्टेज आती है या फिर फ्रूट जो वो राइपनिंग स्टेज में जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। इसके अलावा देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन कहाँ पे होता है? ये प्लांट इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, या फिर स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, या फिर उपिकल हुक फॉर्मेशन डाइकोट सीडलिंग के अंदर जो इथाइलिन का रोल आता है। इथाइलिन क्या प्रमोट करता है? इथाइलिन प्रमोट करता है सेनिसेंस को, एब्सिशन ऑफ प्लांट ग्रोन ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीफ और फ्लावर में। इथाइलिन जो है वो बहुत ही हाईली इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग में, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इथाइलिन का फ्रूट राइपनिंग के अंदर। क्लियर है? आगे लिखा है इट इनहेंस द रेस्पिरेशन रेट। अब यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन रेट होता है उसको फास्ट कर देता है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक भी बोला जाता है। द राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक भी बोला जाता है। और आप ऐसा भी देखते हो कि जब मार्केट से आप बनाना वगैरह लेके आते हो तो वो इतना येलो येलो होता है, आप 2 दिन के अंदर देखते हो कि वो ब्लैक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, वो बिकॉज ऑफ द इथाइलिन। अब इथाइलिन को क्या ऐसे गैसेज डाला तो वो तो उड़ जानी चाहिए, आपका ये मन आएगा। तो अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, जहां से आपका क्वेश्चन आ चुका है। एक बार पहले उससे बात करते हैं कि और क्या काम करता है इथाइलिन। देखिए इथाइलिन जो होता है वो ब्रेक करता है सीड और बड डोरमेंसी को। इसके अलावा जो जर्मिनेशन है उसको स्टार्ट करता है, जैसे पीनट सीड हो गए उनके अंदर। इसके अलावा जो पोटैटो ट्यूबर वगैरह होते हैं वहाँ पे स्प्राउटिंग का काम भी होता है। इथाइलिन जो है वो हम बता चुका हूँ कई बार यहाँ पर कि वो क्या काम करता है आपका? रैपिड प्रमोट इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस प्लांट। तो ये तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें तो करता ही करता है और सबसे ज़्यादा फ्रूट राइपनिंग हेल्प करता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी कि जो इंटरनोड इलोंगेशन वगैरह है वो काम है जिबरेलिक का, बट यहाँ पर इथाइलिन भी जो है जो राइस प्लांट होते हैं, क्योंकि राइस आपको पता है वाटर के अंदर लगता है, ये वाटर वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पर इसका इंटरनोड इलोंगेट करके जो राइस जहाँ पे लगेगा, जहाँ पे सीड लगेंगे, उसको वाटर से बाहर रखने का काम जो है वो किसका होता है? इथाइलिन का होता है। यहाँ पे भी आता है तो लिखा इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड और पेटियोल का इलोंगेशन करके इट हेल्प टू रीच अपर पार्ट ऑफ द शूट रिमेन अबाउ द वाटर, उसको वाटर से बाहर रखने का काम किसका होता है? इथाइलिन का होता है। इसके अलावा लिखा है इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। तो जो रूट हेयर फॉर्मेशन और ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करता है, दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, ताकि वो जो एब्जॉर्प्शन सरफेस है वो बढ़ जाए। अब एक और चीज लिखी हुई है जिसको मैंने ऑक्सिन में भी बताया था कि ऑक्सिन में भी ये काम करता है। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल के अंदर जो फ्लावरिंग का काम था वो हमने बात की थी, ऑक्सिन भी करता है। जहाँ पे लिखा था कि ऑक्सिन है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल के अंदर। तो यहाँ से 2 बार, यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 2014 के अंदर। इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो के अंदर जो फ्लावरिंग है उसको भी इंड्यूस कौन करता है? आपका इथाइलिन करता है। इसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो इथाइलिन करता है, तो इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर। तो सबसे ज़्यादा जो पीजीआर यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर वो है आपका इथाइलिन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली पीजीआर, तो वो आपका इथाइलिन होगा। क्लियर है? अब मैंने आपको बात की थी कि वो अगर फ्रूट के अंदर डायरेक्टली इथाइलिन डालेंगे, गैसेस डालेंगे, तो फिर तो काम नहीं बनेगा।
तो क्या यूज़ किया जाता है? मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड जो है वो इथाइलिन का वो है एथेफोन, और यहीं से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अब एथेफोन क्या होता है? ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है इथाइलिन का, जो बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी फ्रूट वगैरह होते हैं, और वो ट्रांसपोर्टेड में भी बहुत इजीली होता है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या करता है? स्लोली रिलीज करता है इथाइलिन को। क्लियर है? और उसी वजह से आप देखते हो जो बनाना आप येलो येलो आपको मार्केट में दिखता है, वो घर लाने के बाद 2 दिन में ब्लैक हो जाता है उस वजह से। अब एथेफोन क्या करता है? ये फ्रूट राइपनिंग को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो के अंदर, एप्पल के अंदर, या फिर एब्सिसिन इन फ्लावर एंड फ्रूट के अंदर भी काफ़ी हेल्प करता है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट के अंदर भी इथाइलिन प्रमोट करता है। इसके अलावा फीमेल फ्लावर जो होते हैं कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट कौन करता है? आपका इथाइलिन करता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एब्सिसिक एसिड के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने बात की थी कि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस होता है। तो ये तो हम बता चुके हैं कि इसका मेनली काम क्या होगा? एब्सिशन एंड डोरमेंसी को रेगुलेट करना। बट यहाँ पर ये और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, केवल ये तो नहीं करेगा। देखिए, इट एक्ट एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ABA इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है। इसके अलावा यहां से देखिए क्या करता है? ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज करता है, एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट एंड वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, क्लोज कर देता है दिन में भी ताकि वहां पर ज़्यादा लॉस ना हो। ABA ये काम करता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। 2014 और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा कहलाता है? एब्सिसिक एसिड आपका कहलाता है, क्योंकि स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ABA जो है वो और इंपॉर्टेंट रोल किसमें करता है? सीड डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में और डोरमेंसी में। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, ABA जो होता है वो सीड विदस्टोन करता है डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ज़्यादातर सिचुएशन में जो है वो ABA एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू GA। AIPMT 2012 में पूछा गया। जो ABA है वो जो आपका जिबरलिक एसिड है उसका एंटागोनिस्टिक होता है, यानी उसका बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ये क्लियर हो गया। अभी हम ये भी पता है कि ये यहाँ पे सारे फंक्शन कंप्लीट होते हैं। अगर हम इनको समराइज करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, डेवलपमेंट वगैरह है, वहाँ पर एक या अदर PGR जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, केवल अकेला नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, और कुछ ऐसे एंटागोनिस्टिक होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। बट जैसे तैसे करके जो है प्लांट को पता है वो नेचुरली अपने आप जो है वो कर लेता है काम सारे। देयर आर नंबर ऑफ इवेंट इन द लाइफ वेयर मोर देन वन PGR इंटरेक्ट टू अफेक्ट द इवेंट। फॉर एग्जांपल डोरमेंसी इन सीड, बर्ड, एब्सिशन, सेनिसेंस और एपिकल डोमिनेंस में आप देखोगे एक से ज़्यादा PGR का रोल आता है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो PGR का रोल है वो एक इंट्रिंसिक कंट्रोल करने का काम है। आपको पता है जीनोमिक कंट्रोल अलग होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर अलग होता है, और ये सब कुछ मिला के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। अब एक्सट्रिंसिक की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर और लाइट सबसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और डेवलपमेंट PGR वगैरह जो है वो भी अफेक्ट करते हैं। सम ऑफ यहाँ पे दिए जैसे वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन और प्लांट मूवमेंट वगैरह दिए, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रिंसिक फैक्टर में फोटो पीरियोडिज्म यानी लाइट का अफेक्ट देखते हैं। अब फोटो पीरियोडिज्म के अंदर आप देखते हो कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहां पर जो लाइट है, ओके, अगर वो पर्टिकुलर स्टेज तक आएगी तभी उसमें फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट होगी। यानी इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम प्लांट रिक्वायर ए पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। यानी उनमें फ्लावरिंग होने से पहले एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टाइम तक लाइट होनी चाहिए, वो तभी फ्लावरिंग देंगे। और यहाँ से AIPMT 2012 में क्वेश्चन भी आ चुका है कि फोटो पीरियडिज्म क्या करता है? वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। क्लियर है? अब इसके बेस पे 3 टाइप के प्लांट बनाए गए हैं। मैं पहले डायग्राम से बता देता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट। डे में क्या होता है? लाइट होती है ना, तो लॉन्ग लाइट, सिंपल समझ लो। तो यहाँ पर जो लाइट का पीरियड है वो ज़्यादा होना चाहिए। देखिए क्रिटिकल फोटो पीरियडिज्म ये रेड से बनाई गई है। अब यहाँ पर इससे बिलो रह रही है तो कोई भी फ्लावर नहीं है, और अगर इससे ज़्यादा लाइट रह रही है तभी फ्लावर हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कह रहे हैं कि मिनिमम 12 आवर जो है वो डे के अंदर लाइट रहनी चाहिए, अगर इससे कम हो रही है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अब बहुत बच्चे अपना IQ और ज़्यादा लगा देंगे, कह देंगे सर ये तो 12 आवर तो लाइट रहती रहती है। अब मैं इंडिया की बात नहीं कह रहा, अदर कंट्रीज़ जो ऐसी है जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट ज़्यादा है वहाँ पर इतनी ज़्यादा भी लाइट नहीं रहती है कई बार। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये केवल इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे पर्टिकुलर जो वर्ल्ड में उनकी प्लांट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर मान लो 12 आवर मिनिमम लाइट चाहिए, तो जब इससे ज़्यादा लाइट आएगी तभी फ्लावरिंग होगा, तो उसको बोल देंगे लॉन्ग डे प्लांट यानी लॉन्ग लाइट प्लांट। वहीं अगर मैं इसको बात करूँ डार्क की,
कि अब इसको डार्क पीरियड कितना चाहिए, तो यहाँ पर ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट डार्क पीरियड चाहिए, मतलब जो डार्क पीरियड है वो काफ़ी कम चाहिए। दोनों साथ में लेके पढ़ो आप। लाइट अगर ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब डार्क पीरियड क्या चाहिए, कम चाहिए, जहाँ पे अंधेरा कम रहना चाहिए, कम टाइम के लिए रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग डे और नाइट की बात करूं तो ये शॉर्ट नाइट प्लांट हो जाएंगे, मतलब नाइट यानी डार्क का पीरियड जो कम होना चाहिए, तब जाके फ्लावरिंग होगी। दोनों कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे AIPMT या नीट में, ठीक है। अब शॉर्ट डे की प्लांट करते हैं। शॉर्ट डे मतलब यहाँ पर शॉर्ट जो है वो क्या रहेगी, लाइट रहेगी, यानी लाइट बहुत कम होगी तभी फ्लावरिंग होगी, अगर ज़्यादा होगी तो नहीं होगी। देखो क्रिटिकल फोटो पीरियडिज्म है, अगर इससे ज़्यादा रह रही है, मतलब 12 आवर या इससे ज़्यादा अगर लाइट रह रही है तो कोई भी फ्लावर नहीं है। अगर इससे कम रह रही है तो क्या हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, तो उसको क्या बोल देंगे, शॉर्ट डे प्लांट बोल देंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग डार्क हो जाएगा, क्लियर है, मतलब ज़्यादा डार्क चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या बोल देंगे, लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल देंगे। अब थर्ड टाइप के प्लांट आते हैं न्यूट्रल, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे लाइट ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो फ्लावरिंग दे देंगे। उनकी जो फ्लावरिंग है ना वो उस पर डिपेंड नहीं करती है कि लाइट है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही लाइट नहीं दोगे, बिल्कुल लाइट नहीं दोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो प्लांट भी नहीं। बट उसका जो फ्लावरिंग है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है कि उतनी ही लाइट मिलेगी तभी मैं फ्लावरिंग दूंगा। ये ऐसे नखरेला प्लांट नहीं है, क्लियर है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो सीन दैट सच प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ द लाइट। एग्जाम्पल दिए गए हैं किस किस के, सम प्लांट रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन। अगर वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन है, इससे ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट। द फॉर्मर ग्रुप यहाँ पे बोला गया लॉन्ग डे प्लांट, वाइल अदर शॉर्ट डे प्लांट में बोला गया मस्ट बी एक्सपोज टू लाइट फॉर ए पीरियड लेस देन दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड। शॉर्ट डे प्लांट के अंदर क्या होगा, जो पीरियड है, लाइट पीरियड है, वो इस क्रिटिकल कंडीशन से कम रहना चाहिए, तभी जो है वो फ्लावरिंग होगी, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट, क्लियर है। अब डे न्यूट्रल क्या होता है, देखिए द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट हो सकती है। देयर आर मेनी प्लांट हाउएवर वेयर देयर इज नो सच कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन इंड्यूस फ्लावरिंग, तो इसलिए उसको डे न्यूट्रल बोला गया। बिल्कुल लाइट नहीं दोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बट उसका फ्लावरिंग के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, उसको डे न्यूट्रल बोलते हैं। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर केवल और केवल लाइट है, यही यहाँ पे लिखा है, देखिए टू फॉर नो दैट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड बट दैट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज ऑल्सो इक्वल इंपॉर्टेंट। मतलब जो लॉन्ग डे प्लांट है उसको शॉर्ट नाइट यानी शॉर्ट डार्क प्लांट भी होना पड़ेगा। It can be said that flowering in certain plant depend not only for a combination of light and dark exposure but also their relative duration। केवल इनके कॉम्बिनेशन पे नहीं, उनका रिलेटिव ड्यूरेशन भी होना चाहिए कि कैसा है, मतलब अगर लॉन्ग डे है तो शॉर्ट नाइट होना चाहिए, इस टाइप पे भी डिपेंड करती है। अब फोटो पीरियडिज्म इसी को बोलते हैं। देखिए द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड, चाहे वो डे हो चाहे नाइट हो, लाइट का, उसको बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म, क्लियर है। अब यहां से आपका क्वेश्चन आ चुका है, अब आप कहोगे कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, नीट 2019 और नीट 2021 में। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है उससे आगे, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वाइल शूट एपिक्स मॉडिफाइड टू द फ्लावरिंग एपिक्स। अब मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अगर आपको याद है वो वाला, तो इनफ्लोरेसेंस पढ़ते हैं और वहां पे हमने देखा था जो शूट एपिक्स होती है वो मॉडिफाइड होती है आपकी फ्लावर एपिक्स के अंदर और फिर वहां पे लगते हैं फ्लावर, क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। बट यहाँ पे लिखा है बाय देमसेल्व्स कैन नॉट परसीव द फोटो पीरियडिज्म। बट ये जो शूट एपिक्स है ना, शूट एपिक्स या फिर फ्लावर एपिक्स, इसको लाइट से कोई मतलब नहीं है, इसका ज्यादा एक्सपोजर होने से फ्लावर नहीं होगा। फ्लावर किसका हुआ तो फिर वो कहां पर कौन सी जगह होगी जहां पर जो वो पता होगा, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। अब ये परसेप्शन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन का मतलब होता है अवेयरनेस, जो अवेयर हो चीज से। तो लाइट से अवेयर कौन होगी, लीव्स होगी, और वही उसी पे डिपेंड करेगा कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। तो साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन कौन है, यहाँ पर लीव्स है। यहीं से आपके नीट 2019 और नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुतों को लगता है कि वो शूट एपिक्स होगा या फ्लावर एपिक्स होगा, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहले यह भी माना जाता था कि देयर इज ए हार्मोनल सब्सटेंस जिसकी वजह से फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो हार्मोनल सब्सटेंस होता है ये माइग्रेट करता है लीव से शूट एपिक्स में और फिर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से फोटो पीरियडिज्म होता है।
अब हम बात करते हैं वर्नेलाइजेशन के बारे में। अब वर्नेलाइजेशन किसके लिए बोलते हैं? वर्नेलाइजेशन होता है डिपेंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। अब ये लो टेम्परेचर चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव यानी बहुत लो टेम्परेचर, माइनस के अंदर चला जाना, वो क्वांटिटेटिव है कि कितना टेम्परेचर लो है। क्वांटिटेटिव ये हो गया। क्वालिटेटिव मतलब कितनी क्वालिटी, मतलब ज़्यादा टाइम तक रह रहा है या कम टाइम तक रह रहा है। तो ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती है कि वो लॉन्ग पीरियड तक है या शॉर्ट पीरियड तक है, और वो कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो है या ठीक ठीक सा लो है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। और यहाँ पर भी क्या होगा, यहां पर भी फ्लावरिंग होगी। क्लियर है? आगे लिखा देखिए, इट प्रिवेंट। अब ये क्या प्रिवेंट करता है? वर्नेलाइजेशन क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड एनेबल द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच द मैच्योरिटी। अब ये क्या करता है? प्रीकॉशियस का मतलब होता है अर्ली स्टेज, यानी प्लांट के अंदर बहुत जल्दी से रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट ना हो जाए सीजन आने से पहले ही, और वो पर्टिकुलर पहले जो प्लांट है वो एक मैच्योरिटी तक चला जाए, उसके बाद में फ्लावर वगैरह आने लगे, पहले बाद में उसके बाद में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो। तो ये काम किसका है? वर्नेलाइजेशन का है। आगे लिखा है, वर्नेलाइजेशन रेफर स्पेशली टू द प्रमोटिंग ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर को अवॉइड करके फिर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। सम इंपॉर्टेंट प्लांट कौन कौन से है? जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, राई हो गया। यहाँ पे दो प्रकार की वेराइटीज मिलती है, एक होता है विंटर और एक होता है स्प्रिंग वेराइटी। स्प्रिंग वेराइटी में क्या होता है? नॉर्मल प्लांटेड होता है, यहाँ पर कोई भी देना देना नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? फ्लावर आते हैं, प्रोड्यूस गेन, और वहाँ पे एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन में उसको काट लिया जाता है। बट मेन यहाँ पर विंटर वेराइटीज है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? विंटर वेराइटीज। विंटर में क्या होता है? आपका वर्नेलाइजेशन आएगा, लो टेम्परेचर आएगा। तो विंटर वेराइटीज में क्या किया जाता है? इफ द प्लांट इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर। अगर इस विंटर वेराइटीज को स्प्रिंग के अंदर लगा दिया तो फ्लावर कभी भी नहीं आएगा और मैच्योर ग्रेन वगैरह भी नहीं आएंगे विद इन ए स्पेन ऑफ फ्लावरिंग सीजन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो विंटर वेराइटीज है दे आर प्लांटेड इन ऑटम सीजन। इसको ऑटम सीजन में लगाया जाएगा एंड दे जर्मिनेट ओवर द विंटर, और फिर ये विंटर तक आने तक जर्मिनेट कर जाएंगे स्मॉल सीडलिंग, और रिज्यूम ग्रो इन द स्प्रिंग एंड हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड द मिड समर। और उसको बाद में मिड समर के अंदर जब गर्मियां आ रही होगी तब उसको कट करेंगे, और वीट के अंदर ऐसा ही होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा और वर्नेलाइजेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? तो वर्नेलाइजेशन का एग्जांपल हो सकता है बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल यानी जो दो प्लांट दो सीजन में ग्रो कर दिए जाते हैं। पहले सीजन में उनका सीड बनाया जाता है और दूसरे सीजन में उनमें फ्लावर और फ्रूट आते हैं। तो बाइनियल आर मोनोकार्पिक प्लांट। बाइनियल कैसे है? मोनोकार्पिक प्लांट दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन, जिनमें फ्लावर वगैरह बाद में आते हैं। तो फ्लावर आएगा तभी तो फ्रूट आएगा, तो वो सेकंड सीजन के अंदर आते हैं। एग्जांपल दिया सुगर बीट, कैबेज और कैरेट। ये क्या है? आपके बाइनियल प्लांट है। यहाँ पे क्या होता है देखिए, सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ बाइनियल प्लांट टू कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट एज सब्सिक्वेंट फोटोपीरियडिज्म फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे दोनों चीजें डिपेंड करती है और तब जाके यहाँ पे फ्लावर वगैरह आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो आपका पोर्शन लिखा है कि यहाँ पर और क्या एग्जांपल है वर्नेलाइजेशन का। तो यहाँ से आपका AIPMT 2012 में आ चुका है। बात करते हैं सीड डोरमेंसी के बारे में। अब सीड डोरमेंसी क्या होती है? सिंपल देखिए, देयर आर सर्टेन सीड विच फेल टू जर्मिनेट, यानी वो सीड जो फेल कर जाए, जर्मिनेट ना करे, अगर एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल है तब भी जो है वो फेल कर जाए। मतलब एक्सटर्नल कंडीशन टेम्परेचर वगैरह, वाटर वगैरह, लाइट वगैरह बिल्कुल सही है, बट फिर भी जो वो सीड जर्मिनेट नहीं कराए, तो ऐसे सीड को क्या बोला जाता है कि वो एक पीरियड ऑफ डोरमेंसी के अंदर चले गए हैं, जिसको सीड डोरमेंसी बोला जाता है। ये केवल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से नहीं है, बट आर एंडोजीनस कंट्रोल, ये अपनी वजह से है। अब यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से सीड डोरमेंसी हो सकती है? कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? पहला है इम्परमिएबल या हार्ड सीड कोट हो जाना। सेकंड है केमिकल इनिबिटर, जैसे केमिकल सब्सटेंस जैसे एब्सिसिक एसिड वगैरह, या फिर फिनोलिक एसिड, या फिर पैरा एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होना। अब आपको याद रखना है केमिकल इनिबिटर कौन कौन से हो गए? एब्सिसेटिक, फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। AIPMT में और नीट में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। क्लियर हो गया? ओके, आगे बात करते हैं। या फिर इसके अलावा इमैच्योर एम्ब्रियो होना, ये सब कुछ क्या होते हैं जिसकी वजह से सीड डोरमेंसी आ सकती है।
अब इस सीड डोरमेंसी को ओवरकम कैसे किया जाएगा, नेचुरल मीन से। तो सबसे पहले मेन मेड से कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है सीड कोट बैरियर इन सम सीड कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशन यूजिंग नाइव्स, सैंड पेपर एक्सेट्रा। तो ये तो हम मेड से कर सकते हैं। अगर उसका सीड कोट बहुत ज़्यादा बैरियर बन रहा है तो सीड कोट को हटा सकते हैं। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, जो सरफेस लेयर होती है। एब्रेशन का क्या मतलब होता है, जो ऊपर की जो सरफेस की लेयर होती है उसको हम या तो नाइफ से, चाकू से, सैंड पेपर वगैरह से, जो सीड की कोट है अगर वो बहुत हार्ड है तो उसको हटा सकते हैं, या फिर वाइग्रस शेकिंग, उसको बहुत ज़्यादा शेक करके और फिर सीड कोट को हटा सकते हैं। पर ये नेचर के अंदर कैसे होगा, नेचुरल कैसे होगा, ये तो मैन मेड हो गया। नेचुरल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर हम जो है वो माइक्रोबाइल एक्शन की वजह से हटा सकते हैं एंड पास थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल, जो डाइजेस्टिव ट्रैक एनिमल्स के उनके थ्रू पास करके सीड को, और वहाँ से भी हम उसको जो सीड कोट वगैरह उनको हटा सकते हैं। इसके अलावा कैसे हटा सकते हैं, और यहां से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, अफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय। और जो इनहिबिटरी सब्सटेंस है, इनहिबिटरी जैसे पढ़ के आए थे, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, इनको कैसे हटा सकते हैं, बाय द सीडिंग ऑफ चिलिंग कंडीशन और बाय द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल डाल सकते हैं। या तो उनको चिल कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, अदर केमिकल यूज कर सकते हैं जैसे जिबरलिक एसिड या फिर नाइट्रेट्स। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो क्या होगा वहाँ पर, ये चीज़ें जो आपके इनहिबिटरी सब्सटेंस थे वो रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिबरलिक एसिड जो वो एंटागोनिस्टिक है किसका, एब्सिसिक एसिड का। क्लियर है। चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन भी हम कर सकते हैं, जैसे लाइट या फिर टेम्परेचर, अदर मेथड टू ओवरकम सीड डोरमेंसी। इसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर लाइट या टेम्परेचर, उसको भी चेंज करके देख सकते हैं और सीड डोरमेंसी को हटा सकते हैं। तो ये सब कुछ इस चैप्टर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।